आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 4 एनवायरनमेंट का, जो एएलपी सीबीटी 2 और जेई सीबीटी 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, यानी कि जैव विविधता क्या होती है। ये जो जैव विविधता शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैविक और विविधता। दो शब्द कौन कौन से हैं? जैविक और विविधता। अब समझते हैं इनका बायोडायवर्सिटी का पूरा अर्थ संक्षेप में क्या है। जो जीव जंतु हैं, जीव हैं या जंतु हैं या फिर वनस्पति हैं, उनकी जो विभिन्न प्रजातियां मोटे लेवल पे, उनमें कोई भी बाधित हुआ, अगर अगर कोई भी एक चीज बाधित हुई तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो घास फूस है उसको टिड्डा खा रहा था, टिड्डे को मेंढक खा रहा था, मेंढक को सांप और सांप को ईगल खा रहा था। अगर इनमें से कोई मिस हुआ तो लास्ट वाले तक भोजन तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना, पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा ना। तो ऐसी ही मतलब जीव जंतु और वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियां हैं, है ना। इनमें से अगर कोई संतुलन बिगड़ा तो खतरा आ सकता है ना इंसान पे। तो इसके जो जनक हैं, जो बायोडायवर्सिटी के जनक हैं, वो मैं बताता हूं आपको कौन है। इसके जो जनक हैं एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन है। डायवर्सिटी मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में जीव जंतु और पेड़ पौधों की संख्या। अब जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस है, वो 22 मई को मनाया जाता है। और जो जैव विविधता वर्ष है, जो जैव विविधता वर्ष है, ये वर्ष कौन सा था? 2010 था। ये वर्ष 2010 था। जो भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है वो 2002 में लाया गया। भारत में जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में, अधिनियम ये कब लाया गया था? 2002 में। इस बार का जो टेक्नीशियन एग्जाम था ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसमें जो 10 क्वेश्चन आने थे वो इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, सफाई अधिनियम, है ना, जीएसटी कब हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। मतलब कि करंट अफेयर तो बहुत ही कम पूछा गया था इसमें। सो आगे बात करते हैं, वन्य जैव विविधता जो संस्थान है जो भारत में कहाँ है, इसको थोड़ा सा ना क्लियर कर लेता हूं मैं। इसको क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। इतना काफी है। हाँ, अब बात कर रहे थे जो भारत में वन्य जीव विविधता संस्थान है वो हैदराबाद में है ना। जो भारत में वन्य भारत में वन्य जीव विविधता संस्थान, विविधता संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। भारत में, भारत में हैदराबाद में वो स्थित है, वन्य जीव विविधता जो संस्थान है वो। और जो ना अर्थ है, ये अपनी अर्थ है पृथ्वी, ये है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, और ये है इसके पोल, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे। तो यहाँ पे इक्वेटर पे, यहाँ पे तो जैव विविधता है वो जो मैक्सिमम पाई जाती है, मैक्सिमम। और यहाँ पे जो पोल पे है ना, जैव विविधता मिनिमम पाई जाती है। ये चीज थोड़ा सा समझ लेना आप अच्छे से। जो विषुवत रेखा पे है, उष्ण विषुवत रेखा, इस पे जो उष्ण कटिबंधीय है वृक्षावन, उष्ण कटिबंधीय वृक्षावन, यहाँ पे जो जैव विविधता है वो मैक्सिमम पाई जाती है, और जो पोल है ध्रुवों पे कम से कम पाई जाती है। और जो
जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है भारत में, वो बताओ कौन सा है? मैंने तो बताना ही है ना। भारत में जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, भारत में जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जो केरल के अंदर शांति घाटी है, केरल में जो शांति घाटी है, शांति घाटी है, वो क्या है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जो केरल की शांति घाटी है वो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप यानी कि जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के कौन कौन से प्रकार होते हैं? जैव विविधता आ गया समझ में। उसके बाद बात करते हैं प्रकार की, तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी यानी कि अनुवांशिक जैव विविधता। अनुवांशिकी का मतलब क्या है? जो वंश चलता आ रहा है, जैसे परदादा से दादा, दादा से पापा, पापा से हम, हमारे बच्चे है ना, हमारे पोते, ऐसे जो वंश चलता आ रहा है, अनुवांशिकी बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, एक ही जो प्रजाति है उनके जो जीन में विभिन्न प्रकार का जो मिलावट है, मतलब मिक्सचर देखने को मिल जाता है, जीवों में अंतर, एक ही जाति के जो जीव हैं उनमें अंतर, एक ही जाति के जीवों में जो अंतर आता है वो है अनुवांशिक जैव विविधता। अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि आम की प्रजाति है, आम कई टाइप के होते हैं ना, कलमी आम, अचार वाले आम होते हैं, खाने वाले भी आम होते हैं, दशहरी आम, आम की दो प्रजातियां। ऐसे ही जो डेवलपमेंट करी है वैज्ञानिकों ने, है ना, तो वो अलग अलग फ्रूट पे कर रखी है, आलू पे, सब्जियों पे भी बहुत सी, मटर के पौधों पे भी बहुत सी हो रखी है। आलू गोल भी होते हैं और आलू मोटे वाले भी होते हैं, आलू की अलग अलग प्रजातियां, लेकिन है तो ये आलू ही ना, कलमी है जो आम ही है और दशहरी है वो आम ही है। तो एक ही प्रजाति की बात हो रही है ना, इनमें अंतर आ गया तो वो आनुवंशिक की विविधता में आएगी। अब बात करते हैं प्रजातीय विविधता, ये क्या होती है? यह होती है विभिन्न प्रजातियों के बीच पाई जाने वाली विविधता। ये होती है विभिन्न प्रजातियों के बीच, प्रजातियों के जो बीच में होती है विविधता, उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रजातीय विविधता। अब प्रजातीय विविधता मतलब विभिन्न प्रजातियां होगी ना, जैसे कि मानव, सारे सारी जाति के मानव, जो भी उसको एक जाति मान लो। अब जो गाय है वो अलग होगी ना, है तो ये सारे के सारे जीव ही, ये घोड़ा हो गया है तो जीव ही, लेकिन जाति तो अलग होगी इसकी। भैंस मान लो, ये सारे के सारे है तो जीव लेकिन है तो अलग जाति। तो प्रजातीय विविधता मतलब जाति के आधार पर जो विविधता है। ओके, आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी विविधता। जो विश्व में विभिन्न आवास पाए जाते हैं, रहने के जो स्थान, पारिस्थितिकी मतलब कि स्थित, जहां पे स्थित है वो रहते हैं। आवास, आवास है जो जो आवास पाए जाते हैं, जैसे कि मरुस्थलीय आवास हो गया, पहाड़ी आवास हो गया। कुछ जो जीव हैं वो झीलों में भी रहते हैं, तो उनके आवासों के बीच में जो विभिन्न आवास हैं, आवासों के बीच में विविधता पाई जाती है, उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी विविधता। तो अलग अलग प्रजातियां अलग अलग जगह रहती है, जैसे ऊंट है, ऊंट पहाड़ों पे तो नहीं रह सकते, तो ऊंट रेगिस्तान में रहेगा ना, तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कि रेगिस्तान में जो छिपकली, वही ज्यादातर रेगिस्तान में रहती है, छिपकली, ऊंट। अभी कभी आपने कोई जो बहुत अच्छा एरिया है ना, ग्रीनरी वाला एरिया है, वहां पे आपने जो झाड़ियां तो नहीं देखी होगी, वहां पे तो अच्छे जो फ्रूट वगैरह देखे होगे ना, जो झाड़ियां हैं, जो झाड़ियां हैं वो कहाँ आएगी? वो भी इधर इधर ही आएगी ना, पारिस्थितिक विविधता में। और बात करते हैं, जैसे कि तालाब में शैवाल और मछलियां रहती है, तालाब के अंदर ही रहती है, शैवाल हो गए, शैवाल मतलब तालाब के अंदर वाले जो पेड़ है, और जो मछलियां होगी वो सारे के सारे आते हैं तालाब के अंदर रहते हैं। ठीक है,
इस प्रकार हम बांटते हैं ये जैव विविधता के जो प्रकारों को। तो आगे बात करते हैं हॉटस्पॉट यानी कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट में क्या है, जो इसकी संकल्पना करी थी ना, इसकी जो संकल्पना करी थी हॉटस्पॉट की, वो हॉटस्पॉट मैं आगे बताता हूँ होता क्या है। इसकी संकल्पना करी थी डॉक्टर नॉर्मन मायर ने। डॉक्टर नॉर्मन डॉक्टर नॉर्मन मायर ने इसकी संकल्पना करी थी। अब ये होता क्या है हॉटस्पॉट, जहां पे जीव जंतु या पादप की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है। हॉटस्पॉट क्या होता है, जहां पर जीव जंतु जीव और पादपों की जीव और पादपों की बड़ी संख्या पाई जाती है, बड़ी संख्या पाई जाती है, इसे बोलते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मोबाइल वाला नहीं है, जहां पे जीव और पादपों की बड़ी संख्या पाई जाती है। और जहां पादपों की बड़ी संख्या पाई जाती है उसे बोलते हैं मेगा डायवर्सिटी जोन। उसे क्या बोलते हैं, मेगा डायवर्सिटी जोन, मेगा डायवर्सिटी जोन बोलते हैं। आगे बात समझ में। हॉटस्पॉट क्या होता है, जहां पादपों की और जीवों की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है, और जहां बड़ी संख्या पाई जाती है उसे मेगा डाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से हॉटस्पॉट और मेगा डाइवर्सिटी एक ही चीज है, ठीक है। जो भारत है ना, भारत में बहुत से पहाड़ पर्वत हैं और कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहां पे बहुत ज्यादा बारिश वगैरह होती है, तो जंगल वगैरह बहुत है। तो भारत एक मेगा डाइवर्सिटी जोन है। तो भारत जो है वो क्या है, एक हॉटस्पॉट है, यानी कि मेगा डाइवर्सिटी जोन है। आगे बात समझ में, क्योंकि भारत में ऐसा तो है नहीं, भारत में पूरा रेगिस्तान ही फैला हुआ है। रेगिस्तान फैला होता तो यहाँ पे वो रेगिस्तान वाले जानवर पाए जाते, रेगिस्तान वाले पेड़ पौधे पाए जाते। लेकिन मेगा डाइवर्सिटी मतलब कि यहाँ पे बहुत से स्पीशीज भी हैं और पादपों की प्रजातियां भी बहुत मैक्सिमम है। और एक बात और है कि भारत में जो विश्व की 8% जीव और जातियां जो पाई जाती है ना जीवों की, 8%। ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़े सा ध्यान से समझ लेना इसको। भारत में विश्व की भारत में विश्व की 8% जीव जातियां पाई जाती है, जीव जातियां पाई जाती है। भारत में विश्व की 8% जीव जातियां पाई जाती है। तो अब जो हॉटस्पॉट है उसका जो निर्माण होता कैसे है वो मैं बताता हूं आगे, हॉटस्पॉट का निर्माण होता कैसे है। हॉटस्पॉट का निर्माण ये होता है दो लक्षणों पे। इसका जो निर्माण होता है दो लक्षणों पे होता है, दो लक्षणों पर। अब दो लक्षण कौन कौन से हैं, जो पहला लक्षण है वो मैं आपको बताता हूं। जो इसका पहला लक्षण है जिससे इसका हॉटस्पॉट का निर्माण होता है, क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जातुओं की संख्या तथा उसमें पादप व जातियों की स्थानीय जातियों की संख्या। अपने नोट करेंगे कि कितनी पाई जाती है, क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जातियों की संख्या तथा उस पादप में पादप व जातियों की संख्या। एक नंबर पे क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जातियों की संख्या तथा उसमें पादप व जातियों की स्थानीय जातियों की संख्या। इसमें न्यूनतम है जो 1500 प्रजातियां होनी चाहिए, न्यूनतम है जो 1500 क्या होनी चाहिए, प्रजातियां होनी चाहिए। उस जगह को अपने क्या बोल सकते हैं, उस जगह को अपने बोल सकते हैं कि ये एक मेगा डाइवर्सिटी जोन है, यानी कि हॉटस्पॉट है। और दूसरा इसका क्या है, दूसरा इसका लक्षण क्या है, जो आवास है उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका जो नष्ट हो जाए, यानी कि जो आवास है उसका नष्ट होने के कारण वन्य जीव की जो जातियां को विलुप्त होने की संभावना है, तो उसके आधार पे भी अपने हॉटस्पॉट का चयन करते हैं। जो नष्ट होना है मतलब 70% जो आवास है ना,
उसका नष्ट हो जाना उस आधार पे करेंगे। 70% आवास का नष्ट हो जाना। दूसरा लक्षण ये है कि आवास नष्ट होने के कारण वन्य जीव की जो जातियां हैं उनको विलुप्त होने की संभावना कितनी है, उस हिसाब से इसका चयन करेंगे। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट है। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट की कितनी संख्या है? 36। उस 36 में से जो 4 हैं वो भारत के हैं। 4 हैं, 4 हॉटस्पॉट हैं वो भारत में है। तो बात करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो पहला है वो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। जो पहला हॉटस्पॉट है भारत के अंदर वो पश्चिमी घाट भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका में है जो। और जो दूसरा है वो है पूर्वी घाट। दूसरा है पूर्वी घाट, भारत और नेपाल में है। भारत और नेपाल में स्थित है। तीसरा है जो इंडो वर्मा। इंडो वर्मा ये है भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार में स्थित है। और जो चौथा है वो है सुडालैंड। सुडालैंड, सुडालैंड ये कहाँ है? भारत और इंडोनेशिया में स्थित है। भारत और इंडोनेशिया में स्थित है। आगे बात समझ में? ये कितने हॉटस्पॉट हैं? भारत में 4 हैं, टोटल वैसे 36 हैं। आगे बात करेंगे जैव विविधता का संरक्षण है वो कैसे किया जा सकता है। आगे बात करते हैं अपने जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। जैव विविधता यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे हैं, बहुत से पेड़ पौधे हैं और पादप है। इनका जो संरक्षण करना है वो किस हिसाब से करेंगे? यानी कि एक तो नेचर ने उनको ठीक है पैदा कर दिया, नेचर ने उनको जगह दे दी, जैसे मरुस्थल दे दिया, जैसे शेर, चीता और चीता पेड़ पे भी रहते हैं, और जैसे शेर गुफा में भी रहते हैं जंगलों के अंदर, और पहाड़ों के अंदर गुफा होती है वहां भी रहते हैं। तो इनका जो प्राकृतिक आवास है, और एक जो अपने बनाया है, जैसे चिड़ियाघर अपनों ने बनाया, वनस्पति उद्यान या बीज बैंक अपनों ने बनाया, जीन बैंक भी अपनों ने बनाया। तो ये अलग अलग हैं, तो इनका संरक्षण कैसे करेंगे? उसे ही जैव विविधता का संरक्षण बोलेंगे। तो इन सिटू कंजर्वेशन, अंतः आवासीय संरक्षण और बाह्य आवासीय संरक्षण, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले बात करते हैं इन सिटू की। इसमें जैसे प्राकृतिक आवास जो प्रकृति ने दिए हैं इनको, इसमें जो प्राकृतिक आवास है जो इनके, जो इनको प्रकृति ने दिया है, उन पर संरक्षण, उनके संरक्षण करना या उनके संरक्षण पर ध्यान देना, यह इन सितु पर आएगा। एग्जाम्पल प्राकृतिक जो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल इनके देखते हैं। जैव संरक्षित क्षेत्र, जैव संरक्षित क्षेत्र, ये अंतःवासियों में आ गया। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ये भी आ गया संरक्षित क्षेत्र में। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र, इसमें क्या सीन है? इसमें ये प्रकृति ने दिया है सब कुछ। ये जो जैव संरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र, ये प्रकृति के बने हुए हैं, और इनकी जो रक्षा करना वो अंतःवासीय में आ गया। और बाह्य आवासीय में क्या आ गया? अपने एक्स्ट्रा चीज बना देते हैं, जैसे चिड़ियाघर बना दिया, चिड़ियाघर बना दिया। इसमें सिर्फ चिड़िया नहीं होती, बाकी जानवर भी होते हैं, बाकी भी जीव जंतु बहुत से होते हैं, सांप वगैरह भी होते हैं इसमें, है ना। तो ये बाह्य आवासीय में हमने बनाया। आगे बीज बैंक है जो, बीज बैंक में क्या है? जैसे कि कोई प्रलय आ जाए धरती पे,
सारा कुछ नष्ट हो जाए, तब भी इनको इतना सेफ रखा गया है कि आगे आने वाली जो भी नस्ल है वो इनको देख सके और इनसे अंदाजा लगा सके कि ये है क्या चीज। और जीन बैंक है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, बाह्य आवासीय संरक्षण में आते हैं। आगे बात समझ में। सो आगे चलेंगे, जैव विविधताओं को खतरा। अब ये खतरा है क्यों जैव विविधताओं को, उस पे बात करेंगे अपने। जैव विविधताओं को खतरा है क्यों। अपने जो देश का विकास हो रहा है, अपने देश का जो विकास हो रहा है, विकास तो चलो हो ही रहा है और साथ में क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, विनाश। अब विकास के चलते तो विनाश हो ही रहा है। अब जैसे जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल काट के क्या बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जा रही है, होटल खड़े कर दिए जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए विकास के चलते विनाश तो हो ही रहा है। तो इसके चलते जो जैव विविधता है वो खतरे में पड़ गई। खतरे में कैसे पड़ गई, जंगल कट जा रहे हैं, उस जंगल पे पेड़ पौधे रहते थे, जीव जंतु रहते थे, पक्षी रहते थे, उनका तो आशियाना खत्म हो गया ना। तो इसीलिए जैव विविधता खतरे में पड़ गई। अब कई प्रजातियां हैं जो सामूहिक तौर पर विलुप्ति हो गई। जो प्रजातियां हैं वो सामूहिक तौर पर विलुप्त हो चुकी है, मतलब अपने देख ही नहीं। और इस विकास के दौरान एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को स्थानांतरित करती है। मतलब कि पहले इनका जो पेड़ों पे आशियाना था वो पेड़ तो इनके कट गए, अब स्थानांतरित होकर कोई दूसरे पेड़ पे बैठेंगे या दूसरी जगह पे बैठेंगे। तो इस प्रकार प्रजातियों का स्थानांतरण भी होता रहता है। परंतु जो प्रजातियों के विलुप्त होने की दर है वो वर्तमान में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो विलुप्त होने की दर है ना, वो वो जो वर्तमान में ना बहुत ज्यादा बढ़ रही है यार, वो विलुप्त होने की दर। जो एडवर्ड विल्सन है उनके अनुसार, एडवर्ड विल्सन है जो वैज्ञानिक, उनके अनुसार प्रजातियों के विलुप्त होने की दर है वो 10,000 प्रति वर्ष की है। विल्सन के अनुसार जो विलुप्त होने की दर है वो 10,000 की है प्रति वर्ष। 10,000 प्रति वर्ष जो स्पीशीज हैं, जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही है भाई। ये आंकड़ा है जो बहुत खतरनाक आंकड़ा है, जैव विविधता को खतरे में डाल रहा है ये जो आंकड़ा है ना। अब बात करते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां होती क्या है। ये संकटग्रस्त प्रजातियां वो होती है जिन्हें रेड डाटा बुक में एंटर किया गया। रेड डाटा बुक में एंटर किया गया। अब ये रेड मतलब कि लाल रंग की ये बुक है, जो इसका पन्ना लाल रंग का है तो ये खतरा ही होगा, तभी तो लाल रंग से दर्शाया गया इसको। अब रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है इसको, IUCN द्वारा जारी होती है। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, प्राकृतिक का जो संरक्षण है उसके आधार पर IUCN बनाया गया था। भारत में 450 प्रजातियों को संकटग्रस्त अथवा विलुप्त होने के कगार पर दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं संकटग्रस्त क्या होती है, विलुप्त क्या होता है और संकटापन क्या होता है। अलग अलग टर्म है ना। संकटापन क्या होता है, पहले बात करेंगे संकटग्रस्त की। जब संख्या कम हो, संकटग्रस्त किसे बोलेंगे, जो संकट में है। संख्या कम होगी वही संकट में होगी। संख्या कम का मतलब विलुप्त होने की संभावना हो। देन आगे बात करते हैं संकटापन। ये क्या होता है संकटापन, जिनकी संख्या जो निरंतर गिर रही हो, संकटापन कहते हैं संख्या निरंतर गिरना। संख्या
निरंतर गिरना, पादप स्पीसीज प्रजाति की कोई संख्या लगातार गिर रही हो निश्चित रूप से, तो उसे बोलते हैं संकटापन। आगे बात समझ में। भारत में जो विलुप्त प्रजातियां हैं वो सर्वेक्षण के आधार पर, जैसे कि भारत में विलुप्त प्रजातियां, भारत में विलुप्त, अब ये विलुप्त बोलते हैं किसको हैं, जो 50 वर्षों तक अपने स्थान में या जंगल में जहाँ पे वो रह रही है वहां देखी ना गई हो, उसे विलुप्त बोलते हैं। जो भारत में विलुप्त है वो प्रजातियां हैं सर्वेक्षण के आधार पर, चीता हो गया, जैसे कि चीता हो गया, लाल सिर वाली बत्तख होगी, लाल सिर वाली बत्तख होगी, ये सारी की सारी विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में आती है। और भारत में जो संकटग्रस्त है, भारत में संकटग्रस्त प्रजातियां, संकटग्रस्त में कौन कौन सी है, जैसे कबूतर हो गया, कबूतर के साथ हो गया डोडो हो गया, और कछुआ, साथ ही काला गेंडा, काला गेंडा हो गया जो है ना, और जो मोर हो गया, और बाघ हो गया। बाघ भी तो एक्सपोर्ट ही हो रहे हैं ना, इंपोर्ट ही हो रहे हैं, सॉरी। और जैसे आर्किड, पौधों में बोले तो आर्किड, इन सारों की जो संख्या है वो संकटाग्रस्त में आ गई है। आगे बात करते हैं अपने जैव मंडल संरक्षण यानी कि बायोस्फीयर रिजर्वायर की। ये क्या होता है अपने समझते हैं डिटेल से। बायोस्फीयर रिजर्वायर क्या होता है। अब जो यूनेस्को है, यूनेस्को आपको पता है ना, जो बहुत फेमस जगह है, हेरिटेज है, उनको शामिल करती है ना उस बुक के अंदर। यूनेस्को द्वारा मतलब वो शामिल किया गया, या ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने सुना होगा। तो उन्होंने विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करने के लिए प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए पद नाम दिए हैं, मतलब कि इनकी संरक्षण हो ही सके, इनका लाजमी संरक्षण हो सके, उनको नाम दे दिया जैव मंडल संरक्षण। ये यूनेस्को द्वारा ही दिया गया है ना। इसमें पौधे, पेड़, जीव जंतु आदि आदि की जो संख्या स्पीसीज है वो संरक्षित रह सके, उनको इस तरीके से बांट दिया गया है। उसको अनावरक्षित आरक्षित क्षेत्र के परिक्षेत्र में, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के परिक्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो 3 होते हैं। केंद्रीय परिक्षेत्र यानी कि कोर एरिया, जो अंदर का एरिया है। बफर क्षेत्र, इसको जो घेरे हुए उसको बफर क्षेत्र बोलते हैं। संक्रमण परिक्षेत्र, जो बफर क्षेत्र को चारों ओर से घेरे घेरे हुए है उनको संक्रमण परिक्षेत्र बोलते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों बांटा गया, क्योंकि ये स्पीसीज और पेड़ पौधों की जातियां हैं जो लंबे टाइम तक सुरक्षित रह सके, है ना। अगर इनमें से कोई भी एक आदि खत्म होती है तो जीवन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, इससे अपने खतरे में आ जाएंगे। तो इससे निपटने के लिए ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो संरक्षण के जो 3 जो बनाए गए हैं ना इसके परिक्षेत्र। केंद्रीय परिक्षेत्र ये अंदर ही अंदर होता है, इसके चारों तरफ बाउंड्री होती है। यहाँ पे जो मेन जो प्रतिबंध होता है, ये प्रतिबंध होता है, कोई इसमें आ जा नहीं सकता, पूरा प्रतिबंध होता है, परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। ठीक है, चारों तरफ इसके बाउंड्री होती है, इसको कोर एरिया बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अनुसंधान कार्य इसमें किया जाता है, अनुसंधान वाला कार्य जो किया जाता है इस क्षेत्र के अंदर। आगे है बफर क्षेत्र, जहाँ पे पर्यावरण का जो ज्ञान है, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा दी जाती हो और मनोरंजन का भी हो, मतलब इसमें थोड़ा बहुत घूमने जाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी प्रतिबंध होता है। बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र को चारों तरफ से घेरे हुए है। आगे बात करते हैं ट्रांजिशन एरिया यानी कि संक्रमण परिक्षेत्र। ये होता है बफर क्षेत्र के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे प्रतिबंध होते हैं वो न्यूनतम होते हैं, जो प्रतिबंध होते हैं वो न्यूनतम होते हैं, बहुत ही कम प्रतिबंध होते हैं। और साथ ही जो स्थानीय लोगों के बीच है ना वो समझौता होता है, यहाँ से जो स्थानीय लोगों के बीच है वो समझौता होता है, ताकि इसको जो प्रोटेक्शन वगैरह मिल सके, इनसे स्थानीय लोगों की सपोर्ट के साथ ही ये क्षेत्र चलता है। सो थैंक यू इस लेक्चर वीडियो को देखने के लिए। आगे इस प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।